सो हेलो एवरीवन, वीडियो लेक्चर सीरीज में मेरा ये 6th वीडियो जो आर टू आर लेडर सर्किट में होने वाला है। इसमें हम पढ़ रहे होंगे आर टू आर लेडर सर्किट के बारे में। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो तक मैंने 5 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने वेटेड रजिस्टर मेथड कंप्लीट कर चुका हूँ और अपना सेकंड मेथड है आर टू आर लेडर सर्किट। तो आर टू आर लेडर सर्किट क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स थी अपनी वेटेड रजिस्टर मेथड की, जिससे कि कुछ एक्यूरेसी सही से मिल नहीं पा रही थी, इसलिए अपन आर टू आर लेडर सर्किट पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में अपन ये पढ़ रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अपना मेथड है आर टू आर लेडर सर्किट। इसमें अपन को ये पढ़ना है, जैसे ये इसकी सर्किट है। इस सर्किट की मेन पार्ट इस सर्किट का यही है। ये अपना ऑप एम्प है। ऑप एम्प किस लिए यूज़ होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ये अपना एक आर टू आर लेडर सर्किट। अब इसका नाम आर टू आर क्यों पड़ा? क्योंकि देखो इसमें सारे रजिस्टर्स आर और एक टू आर, आर टू आर, आर टू आर, सारे रजिस्टर्स आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर के फॉर्म में है। वो भी कैस्केडेड फॉर्म में कनेक्टेड है। कैस्केडेड और सीरीज़ यहाँ पे सेम है, लेकिन जब अपन टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे होते हैं तब कैस्केडेड और सीरीज़ दोनों अलग अलग होते हैं। तो कैस्केडेड फॉर्म में आर टू आर लेडर सर्किट का एक लेडर बन रहा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है आर टू आर लेडर सर्किट। ठीक है। अब इसमें इस सर्किट की मेथोलॉजी क्या होती है कि जैसे कि देखो, अपन को जब कभी भी यहाँ पे बिट इनपुट देनी होती है, यहाँ पे मैंने 4 बिट इनपुट के, यहाँ पे 4 इनपुट बिट के लिए मैंने ये सर्किट बनाया है। आप n बिट सर्किट के लिए भी बना सकते हो। अपन जब ड्राइव करेंगे इसका फॉर्मूला वो n सर्किट बिट के लिए बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 बिट के लिए बनाया है। मान लो मैं बी नोड पे 1 देना चाहता हूँ, B1 पे 0, इस पे 0, इस पे 0। जब मैं कभी भी इस पे बिट पे 1 दूंगा ना, तो क्या होगा, इस ये बी नोड जो वो वी रेफरेंस से कनेक्ट हो जाएगा। वही पहले वाली वर्किंग है। 1 आएगा तो वी रेफरेंस से कनेक्टेड होगा, 0 होगा मतलब 0 आएगा तो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। वही जो वेटेड रजिस्टर जो था मेथड, उसकी जैसी वर्किंग है इसकी, कि जब 1 आएगा तो वी रेफरेंस, 0 आया तो ग्राउंड। ठीक है। नाउ अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा रखा भी है। अब इस सर्किट की मेथोलॉजी देखना क्या होगी। अपन एक एग्जांपल लेंगे 1 0 0 एज एन इनपुट। तो 1 आया तो ये वी रेफरेंस से कनेक्टेड, 0 आया तो ग्राउंड से कनेक्टेड। यहाँ पे ये जो एरो करके मैंने बताया रखा है, ये वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है? मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 4 जो आप देखना, उसमें वर्चुअल ग्राउंड के बारे में कंप्लीट बता रखा है मैंने, क्या होता है और अपन क्यों इसका यूज़ करते हैं इसमें। उसके बाद में जब वर्चुअल ग्राउंड ये बताया, तो उसके बाद में एक ओप एम्प की एक प्रॉपर्टी होती है। जब अपन एनालॉग सर्किट पढ़ रहे होते हैं तो एनालॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, एनालॉग नहीं, इस ओप एम्प की एक प्रॉपर्टी हो रही होती है कि इसमें इनपुट करंट ऑलवेज 0 होती है। यहाँ से जो इनपुट करंट अंदर जा रही होती है ओप एम्प के इन साइड में, वो करंट हमेशा 0 हो रही होती है। इसलिए ये करंट 0 हो रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो अपना वी नोड है, वी नोड आउटपुट वोल्टेज वो वी प्लस और वी माइनस, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि वी प्लस, वी माइनस और वी नोड ये यहाँ पे इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे इक्वल है। इस प्रॉपर्टी का अपन यूज़ करके, ये आपको ध्यान रखना, बस यहाँ पे ओनली फॉर याद रखना कि ये होता है। इसका प्रूफ एनालॉग सर्किट में, इनपुट करंट 0 होती है, इसका भी प्रूफ एनालॉग सर्किट में। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट एनालॉग सर्किट में। अपन को सिर्फ यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, जैसे ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है बस यहाँ पे थोड़ा सा। अपन इस चीज़ को जानते हैं कि वी नोट इक्वल टू रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल होता है। तो यहाँ से रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, अपन को रेजोल्यूशन निकालना है इसका। तो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, वी नोट अपॉन डेसिमल, ये हो जाएगा इसका रेजोल्यूशन। तो मेरे को रेजोल्यूशन निकालना है। रेजोल्यूशन कैसे निकालेंगे? मैंने एज ए इनपुट 1 0 0 लिया, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो क्या होगा, ये ग्राउंड, ये 0 कनेक्टेड है ग्राउंड से, तो ये ग्राउंड कनेक्टेड हो गया, ये भी ग्राउंड हो गया, ये भी ग्राउंड हो गया, ये वी रेफरेंस है। जब ये ग्राउंड हो गया तो ये सारे कनेक्टेड हो सकते हैं टर्मिनल आपस में, क्योंकि ये तो तीनों ग्राउंड से कनेक्टेड है ना। ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, तो ये तीनों ऐसे कनेक्टेड हो गए। अब इस सर्किट को सोल्व करेंगे तो ये देखो, ये 2R, ये 2R पैरेलल में। तो 2R जब पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, R। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R। फिर ये R आएगा, फिर ये R और ये R आ जाएगा सीरीज़ में। तो ये 2R और ये वापस 2R वापस पैरेलल में आ गए। तो 2R का इक्विवेलेंट क्या होता है, वापस 2R और 2R का इक्विवेलेंट क्या होता है, वापस R। तो ऐसे इस सर्किट को अपन यहाँ पे सोल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ तक अपन ने सोल्व कर लिया R, फिर वापस यहाँ से R आएगा तो वो वापस 2R हो जाएगा, फिर यहाँ से 2R बन जाएगा और ये वापस ये 2R, वापस R,
और ये R और R2R ऐसे ही सर्किट को सोल्व कर रहे होंगे, तो एंड में अपना सर्किट ऐसा बचेगा लास्ट में सॉल्यूशन के लिए कि यहाँ पे 2R ग्राउंड से कनेक्टेड, यहाँ पे 2R V रेफरेंस से कनेक्टेड, ऑप एम्प आउटपुट RF, और अब यहाँ पे वोल्टेज 0 है वर्चुअल ग्राउंड से। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे कि ये V नोड है, ये V प्लस है, ये V माइनस है यहाँ पे, तो अब ये जो V रेफरेंस वोल्टेज है यहाँ से इतना ड्रॉप होगा, फिर यहाँ ड्रॉप होगा, मतलब कि वोल्टेज डिवीजन से ये V रेफरेंस वोल्टेज जो है वो इस पर ड्रॉप होगा। तो इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज V रेफरेंस का ड्रॉप होगा ना, वो वोल्टेज इसके V माइनस के इक्वल होगा, यहाँ पे इस V माइनस जो वोल्टेज है उसके इक्वल होगा, या फिर आप V प्लस के मान सकते हो, क्योंकि V माइनस और V प्लस दोनों इक्वल ही है और V नोड भी इक्वल ही है, तो वो उसका इक्वल होगा। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये कैसे आई है, ये 2, ये 2 माइनस प्लस V नोड या V रेफरेंस 2R और ये 2R V रेफरेंस, तो ये V रेफरेंस टोटल वोल्टेज इस 2R के क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ वही तो अपना V माइनस और V प्लस और या फिर V नोड का इक्वल है, इसको 2R से मल्टीप्लाई किया अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2R प्लस 2R। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई V प्लस की, और V प्लस अपन जानते हैं V नोड के इक्वल है, तो यहाँ से V प्लस अपना V नोड के इक्वल है, तो यहाँ से V नोड आ गया अपने पास, तो ये V नोड अपने पास आ गया। तो रेजोल्यूशन क्या था अपना, रेजोल्यूशन इक्वल टू V नोड अपॉन डेसिमल इक्विवेलेंट, जो अपन ने इनपुट लिया था ये 100, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना 8, तो यहाँ पे देख लो ये 2 मल्टीप्लाई विथ 8 आ गया नीचे, V रेफरेंस अपॉन 2 तो V नोड हो गया, डिवाइड में डेसिमल इक्विवेलेंट वो 8 आ गया, इक्वल टू V रेफरेंस अपॉन 16 हो गया। अब 16 आया है क्योंकि जब अपन ने 4 बिट ली, अगर अपन यहाँ पे 5 बिट लेते तो ये 32 आता है यहाँ पे नीचे डिवाइड में, क्योंकि उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 16 होता। अगर यहाँ पे अपन 3 बिट लेते तो यहाँ पे नीचे आता 8। तो इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपन 2n ये सेटिस्फाई यहाँ पे कंडीशन ले ली, पूरा n बिट के लिए ही इसको बना दिया, रेजोल्यूशन को पूरा n बिट के लिए अपन बना दिया 2n। तो यहाँ से V नोड क्या होता है, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई अपॉन रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल इक्विवेलेंट, तो ये रेजोल्यूशन मेरा ये वाला रेजोल्यूशन आ गया, ये रेजोल्यूशन यहाँ रख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने डेसिमल इक्विवेलेंट से, तो ये V नोड का नेट आंसर अपने पास आ गया। ये अपना मेन आंसर होता है इसका, और यही अपना मेन रिजल्ट होता है इस चीज़ का। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना, मैक्सिमम चांस है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इसके आने के, क्योंकि इसकी वर्किंग और इसके जो एडवांटेजेस है, इसकी ड्रॉबैक्स तो कुछ है नहीं, इसकी एडवांटेजेस ड्रॉबैक्स होगी भी तो आगे आ जाएगी। और क्या क्या इस चीज़ों में इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी, इसका ये कैलकुलेशन पार्ट और उसका डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल मैंने करके बताया है, 10110 5 बिट का एक इनपुट लिया है, तो अपन ने ये जो फॉर्मूला देखा था क्या था, V रेफरेंस अपॉन 2 की पावर n, तो ये V रेफरेंस कितना है अपना 12 है अपॉन 2 की पावर n, 5 बिट है तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई डेसिमल इक्विवेलेंट, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 22। इस पूरी को जब अपन सोल्व करेंगे कि 12 है मल्टीप्लाई 22 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 5, तो 8.25 आंसर वोल्टेज आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एनालॉग वोल्टेज हो जाएगा। अपन जब ये बिट एज ए डिजिटल इनपुट देंगे तो इसका एनालॉग वोल्टेज आएगा 8.25 वोल्टेज। अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन इस प्रकार से। देन नेक्स्ट अपना है एडवांटेजेस ऑफ R2R लैडर सर्किट। एडवांटेजेस क्या हैं, 3 एडवांटेज आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। 3 एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट है कि यूज़ ओनली 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। सीधी सी बात है, इसमें 2 टाइप के होंगे, R2R और 2R टाइप के रेजिस्टेंस यूज़ हो रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और डिज़ाइन करना क्या हो रहा है, ईजी हो रहा है, क्योंकि 2 टाइप के रेजिस्टेंस ही तो अपन को बनाने, तो डिजाइनिंग भी इसकी ईजी हो जाती है। जो अगला नेक्स्ट पॉइंट यही है कि स्केलेबल ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट, वो भी स्केल करना बहुत आसान है, यानी डिज़ाइन करना आसान है। थर्ड पॉइंट है कि आउटपुट रेजिस्टेंस ऑलवेज आर्स। जब मैंने आउटपुट में ये सॉल्व कर लिया था तो ये 2R था, ये 2R, यहाँ ओप एम्प था, तो इस 2R और 2R दोनों अगर ये भी ग्राउंड से होता तो दोनों 2R और 2R क्या हो जाते हैं, पैरेलल में हो जाते, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता R। तो इम्पीडेंस जो नेट आउटपुट इम्पीडेंस है वो ऑलवेज R रहने वाला था। ठीक है, अगला है ये क्वेश्चन, इसमें अपन को FFH के लिए इसको इंटरफेस करना है। 1408 डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक IC है जो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करती है। आउटपुट पोर्ट पे अपन को ये वाली इंटरफेसिंग करनी है विद द एड्रेस ऑफ FFH। तो सोचो यहाँ पे जो ये वाला है, ये एड्रेस लाइन से यहाँ पे अपन सब पे 1 1 दे रहे होंगे। जब सब पे 1 1 दे रहे होंगे तो इस NAND गेट का
आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि NAND गेट की प्रॉपर्टी होती है कि सब जहाँ सारे इनपुट 1 पे हो तो इसका आउटपुट 0 होता है। यहाँ पे रीड और राइट ऑपरेशन करना है, राइट ऑपरेशन करना अपन को, तो यहाँ पे 0 इनपुट देंगे, तो 0 और दोनों देखो एंड गेट में जाने से पहले दोनों के दोनों बबल से जा रहे हैं, और बबल यहाँ पे काम करता है नोट का यानी इन्वर्टर का, यहाँ 0 0 देने पर ये 1 1 को कर देगा, और एंड गेट में सारे के सारे इनपुट 1 1 के थ्रू जाएंगे, और ये एंड है, और एंड पे 1 1 होने पर इसका आउटपुट भी 1 होता है, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, और ये एक्टिवेट हो गया, यानी इनेबल पे 1 आते ही अपनी ऊपर वाली IC एक्टिवेट हो गई, और ऊपर वाली IC एक्टिवेट होते ही यहाँ का डाटा सारा का सारा वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में चला गया, ये रहा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इसमें चला गया, और इसने सारा का सारा डाटा यहाँ इनपुट में एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से इसने FFH टू इंटरफेस वर्किंग करी। अब मान लो यहाँ पे FFH के लिए इसने कहा, अगर मान लो यहाँ पे एक भी इनपुट 0 हो जाता, सारे सारे 1 1 में 7 जगह 1 है और एक 8 प्लेस पे जो है वो 0 है, तो क्या ये NAND गेट आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर पाता? इसका आउटपुट हो जाता 1, क्योंकि NAND गेट में प्रॉपर्टी होती है कि एक भी सिंगल बिट ऑफ इनपुट अगर 0 हो गया तो इसका आउटपुट 1 हो जाता, और 1 का 0 होके ये इनेबल होता ही नहीं। तो इसलिए ये ओनली फॉर FFH को ही इंटरफेस कर रहा है, ओनली FFH आने पर ही ये इंटरफेसिंग हो रही है, और FFH आने पर ही यहाँ पे ये एक्टिवेट हो रहा है बीच में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे FFH के लिए मैंने एक एड्रेस जनरेट, यानी कि FFH एक यूनिक एड्रेस प्रोड्यूस होते ही ये इनेबल होगा, अदरवाइज दूसरा कोई सा भी एड्रेस हो आप लग देना या इनपुट, इस NAND गेट का जो आउटपुट है वो 0 कभी नहीं होगा। 0 आउटपुट एक ही कंडीशन होता है जब सारे के सारे 1 पे हो, यानी FFH पे हो। ठीक है, थैंक यू।